अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक बड़ी तब्दीली आ गई और काजी फायज़ ईसा साहब जो कल अपनी 65वीं सालगिरह अपने घर मनाएंगे, वो आज सुप्रीम कोर्ट से रुखसत हुए और जस्टिस याहिया आफरीदी बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कल 11 बजे हल्फ उठाने जा रहे हैं। इस सारे फुल कोर्ट रेफरेंस या जो अलविदाई ज़ोहराना उनके एजाज़ में दिया गया, ये इसीलिए तवज्जो का मरकज़ भी रहा कि इसमें 6 जजेस शरीक नहीं हुए। जस्टिस मंसूर तो उम्रे की अदायगी के बायस बैरून मुल्क थे, लेकिन उनका एक ख़त रिफ्यूज़ल का लेटर मंजर आम पर आया जो उन्होंने रजिस्ट्रार के नाम लिखा और उसमें उन्होंने जस्टिस काजी फायज़ ईसा की ज़ात पर बहुत से सवालात उठाए और कहा कि जिस तरह साकिब निसार साहब के दौर में उन्होंने अवॉइड किया था रेफरेंस में शिरकत से, इस तरह आज भी उनका ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि वो ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस में शरीक हों जिनके हवाले से वो बहुत से एतराज़ात रखते हैं। सिट साहब, आज हर तरफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का जो करियर है वो डिस्कस होता रहा। वो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट कैसे बने और उसके बाद बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके फ़ैसले कैसे रहे, इसके बारे में मुतज़ाद आ रहा है और बहुत स्प्लिट है राय में। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि एक ऐसा चीफ जस्टिस बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जिसे तारीख़ में इकलौता चीफ जस्टिस कह रहे हैं जिसने पार्लियामान की सरबलंदी के लिए किरदार अदा किया और जो अमेंडमेंट्स इस पार्लियामान ने की बकौल बिलावल भुट्टो के किसी और चीफ जस्टिस के दौर में नहीं हो सकती थी, जबकि दूसरी तरफ उसी सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज की तरफ से ऐसी चार्जशीट अपने साथी जज के लिए सामने आना, इन तजादात के होते हुए आप क्या समझते हैं काजी फायज़ ईसा साहब क्या लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं? ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारी जो बार और बेंच इतना डिवाइडेड है इस वक्त कि अब ज़ातियात पे लोग उतर आए हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये ख़त पढ़कर जो मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है। उनके आपस के तल्लुकात एक ज़माने में बड़े अच्छे थे, मगर ज़ाहिर है कि इस सूरत हाल में वो बड़े ख़राब हो चुके हैं। अब इस बात को छोड़िए, ज़रा आगे चलते हैं कि काजी साहब की लेगेसी क्या है। देखिए, काजी साहब के मेरे हिसाब से 2 ऐसे फैसले हैं जो बड़े कंट्रोवर्शियल हैं और जिसकी वजह से उनकी लेगेसी के ऊपर दाग है। अच्छा। पहला फैसला तो ये था कि एक मेमोगेट एक केस बना था जिसमें काजी साहब ने वाज द प्रिजाइडिंग जज हुसैन हक्कानी के खिलाफ, बट एक्चुअली आसिफ ज़रदारी साहब के खिलाफ जब वो प्रेसिडेंट थे, और उसमें काजी साहब ने ठीक ठाक किस्म की क्रॉस एग्जामिनेशन की थी हुसैन हक्कानी की, और उसमें बहुत सी खामियां थी। ख़ुसूसन उस वक्त के जो DGISI थे वो उन्होंने फैसला किया हुआ था कि वो डिस्टेबलाइज करेंगे जरदारी साहब को और हुसैन हक्कानी को निकालेंगे, और बड़ी वन साइडेड किस्म की वो ट्रायल थी। तो एक तो मैंने उस वक्त भी एतराज़ किया था इस पर, क्योंकि उससे पहले इनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी। तो मैं बड़ा हैरान था कि उन्होंने ऐसा केस क्यों उठाया, मगर उसके बाद उन्होंने कुछ फैसले ऐसे किए जिसके साथ उनसे खुश नहीं थी। वो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो कौन से फैसले थे। और जब वो चीफ जस्टिस बने उससे पहले इमरान खान की हुकूमत में कोशिश पूरी की गई कि उनको निकाला जाए सुप्रीम कोर्ट से। आपको पता ही है, उसके दोहराने की जरूरत नहीं। मगर लोग भूल जाते हैं कि वो जिम्मेदारी इमरान खान की नहीं थी, वो उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उनके कहने के ऊपर इमरान खान ने जो कुछ किया था। जैसे आजकल जो कुछ हो रहा है कि कौन स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है। तो इसलिए काजी साहब वो सरवाइव कर गए वो क्राइसिस जो थी और चीफ जस्टिस बन गए। उसके बाद बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे कि काजी साहब टिल्ट कर गए, बिल्कुल अपनी आज़ादी जो थी ये सोच की वो खो चुके हैं, और इम्प्रेशन ये मिला कि वो इस्टेब्लिशमेंट और आजकल की हुकूमत के साथ खड़े हैं और इंसाफ सही तरीके से दे नहीं रहे, गैर जानिबदार। और सबसे बड़ा दाग उस वक्त आया जबकि इलेक्शन से पहले वो सिंबल वाला केस इनके पास गया और इन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा फैसला कर दिया, मगर कि जी PTI को सिंबल नहीं मिलेगा। अब वो जो फैसला था वो टेक्सचुअल फैसला था, और
सारी पीटीआई में और वकला और बार और बेंच में ये इम्प्रेशन पड़ गया कि ही इज नॉट फेयर और ये टोटल जस्टिस नहीं है, ये बिल्कुल ये उसी किस्म का फैसला है जैसा इकामा का फैसला था। तो वो पहला दाग लगा इनके ऊपर। अच्छा। कि ये इन्होंने जो फैसला दिया है, एक तो ये है कि बिल्कुल ये पॉपुलर पार्टी को नॉकआउट कर दिया है, और दूसरा ये कि वो कोई रूल्स भी नहीं बनाए कि अगर इस फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कि अगर वो रूल्स बना भी देते कि ठीक है, मगर पता चल जाता कि जो आज़ाद खड़े होंगे उनका क्या होगा, जो पीटीआई के अपने फॉर्म के अंदर लिखेंगे कि हम पीटीआई हैं, हाँ उनको सिंबल ना मिले, उनका क्या असर होगा। इसकी वजह से बाद में ये सारी कंफ्यूजन हुई अबाउट सीट्स, स्पेशली रिजर्व सीट्स। और तो ये सारा कुछ जो है ना, ये उनके गले में पड़ता है। अगर वो फैसला देना भी था तो कुछ क्लैरिफिकेशन भी साथ दे देनी चाहिए थी, जो नहीं दी। और आपको याद होगा मैंने उस वक्त भी कहा था कि दिस इज नॉट अ गुड फैसला। और जिस तरह इलेक्शन से पहले 2 और फैसले आए थे इमरान खान के खिलाफ, मैंने कहा था कि ये आ रहे हैं मगर ये आने नहीं चाहिए, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ऐसे लगता है कि सारे बायस बेंट है कि उनको आउट रखना, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। बहरहाल एनीवे, मगर उसके बाद जब ये जुडिशरी के अंदर स्प्लिट आई तो काजी साहब खड़े रहे अपने मौक़िफ़ के ऊपर, और मेरा ख्याल है उनके अच्छे फैसले थे जो भी हुए। और ये जो 6-7 जजेस हैं, इनके पॉलिटिकल बायस जो था वो अब नज़र आना शुरू हो गया। जहाँ पहले काजी साहब का बायस नज़र आ रहा था, इस दफ़ा 7-8 जजेस का बायस, सियासी बायस नज़र आना शुरू हो गया। तो वो बैलेंस करने के लिए मेरा ख्याल है इन्होंने अच्छे फैसले किए। तो ऑन द होल काजी साहब की मिक्स लेगेसी होगी, बिकॉज देखिए ख़वातीन के लिए खड़े रहे, माइनॉरिटीज के लिए खड़े रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो कन्विक्शन थी उसको ओवरटर्न किया, और बहुत से इसीलिए पीपल्स पार्टी इनसे खुश है कि ही वाज अ गुड लिबरल जज। मगर राना भी इनके खिलाफ हो गए। वो एक जजमेंट थी जिसके अंदर उन्होंने कुछ हवाले दे दिए, मजहबी हवाले दे दिए। मेरा ख्याल है मजहबी लॉबी ने सोचा तुम कौन होते हो देने वाले, ये तो हमारा खाता है, ये तो हम देंगे, एंड सो ऑन। तो फिर उसके अंदर भी चेंबर के अंदर जाके कुछ रिवाइज करनी पड़ी, कुछ जो रिमार्क्स थे उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ा, डिलीट करना पड़ा। तो ये इस किस्म की कुछ हादसे भी हुए। तो आई थिंक ही बिकेम अ विक्टिम ऑफ हिज ओन अटेम्प्ट टू बी ट्रांसपेरेंट एंड न्यूट्रल। तो वो थोड़ी बहुत सीसॉ हुआ, कभी इंडिपेंडेंट कभी प्रो, और आई थिंक दैट इज व्हाई ही बिकेम कंट्रोवर्शियल। मगर ये जो बाकी जो जजेस हैं, इन्होंने जो कुछ किया है, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीजें तो इन्होंने की है। और उससे कबल जो काजी साहब से पहले जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जिस किस्म के फैसले किए, they were terrible। पूरी लाइन लगी हुई है चीफ जस्टिस की जिनकी लेगेसी इज वेरी वेरी नेगेटिव। तो आई थिंक ऑन द होल जुडिशरी हैज नॉट कंडक्टेड इटसेल्फ वेल इन द लास्ट 8-10 years। जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में 2 जजेस को इस्तीफ़ा देके घर भी जाना पड़ा, और जो नाकिदीन है वो ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो तकसीम है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में ज़्यादा गहरी हुई, ज़्यादा नुमायाँ हुई। अब जस्टिस मंसूर का जो लेटर है वो काजी फाइज ईसा को चार्जशीट करते हुए ये कहता है कि आपने अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे खोले और आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाए ये सब देखते रहे। बहुत से फैसलों पर अमल दरामद ना करने का रास्ता भी आपने दिखाया, यानी काजी फाइज ईसा को वो ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी उन्हें ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। सेठ साहब, मैं आपसे ये क्लियर जानना चाहूँगी कि काजी फाइज ईसा ने पार्लियामान के लिए या पार्लियामान की मजबूती के लिए जो कुछ किया, क्या उसे अदलिया की कमज़ोरी से ताबीर किया जाना चाहिए? ये इख्तियारात की जंग थी या ये काजी फाइज ईसा साहब का ज़ाती कंडक्ट था जिसकी वजह से ये तनाज़ात बने? नहीं, मैं नहीं समझता ज़ाती कंडक्ट था। यहाँ बड़ी क्लियर कट सिचुएशन थी कि जुडिशरी जो थी, मेजॉरिटी जुडिशरी, वो सियासी हो चुकी थी। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी इकदाम काजी साहब ने किए वो नेगेटिव तरीके से ट्रीट किए जा रहे हैं बाय सपोर्टर्स ऑफ दिस जुडिशरी, बार एंड बेंच में। तो आई डोंट थिंक दैट वाज द इशू। अब जो उन्होंने फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी कि मैं नहीं फैसला करूंगा कि कौन सा बेंच बनेगा नहीं बनेगा, हम 3 सीनियर लोग करेंगे। ये तो अपना पावर उन्होंने और डाइल्यूट कर दिया। इसके पीछे बड़े अच्छे इंटेंशंस थे। इसी तरीके के साथ और भी जो उन्होंने पब्लिक हियरिंग्स की, अपना अदालत को खोल दिया
और कहा कि चलें सारी टेलीवाइज कर दें। दीज वर ग्रेट इनिशिएटिव्स, मगर थोड़े से आइडियलिस्टिक थे। इस मुल्क में अंदर पावर प्ले बहुत खतरनाक है, और जब पता था उनको कि एक जज साहब हैं जो कि समझते हैं कि उनकी बारी आ रही है, और एक हैं जो उनके बाद आएंगे और वो भी बड़े अग्रेसिव हुए हैं जिस किस्म की वो सियासत कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये जो प्रोसीजर जो चेंज किया इसको करना नहीं चाहिए था। ये लिबरलिज्म का एक एग्जाम्पल है वेयर इट गोज रॉन्ग। जब पावर प्ले हो रही हो तो वहाँ लिबरलिज्म नहीं चलती। तो ये दोनों चीज़ें जो कि अदालत के प्रोसीडिंग्स को टेलीवाइज करवा दिया, और जिसके साथ बाकी जजेस जो साथ बैठे हुए थे वो भी दे स्टार्टेड प्लेइंग टू द ऑडियंस एंड टू द गैलरी, मैं नाम नहीं लूंगा, और ऐसी बातें करनी शुरू कर दी जो कि खिलाफ थी। कभी आज तक ऐसी बातें अदालत के अंदर नहीं हुई एक दूसरे के खिलाफ। अगर कोई डिसएग्री भी करता है तो बड़े तरीके के साथ उसको डाइवर्ट करके करते हैं। यहाँ तो काजी साहब बैठे होते थे और एक आध जज जो है वो उनके खिलाफ बात करना शुरू कर देते थे या उनके रिमार्क्स के खिलाफ बात करना शुरू कर देते थे। तो आई थिंक दैट बैकफायर्ड। इसी तरीके के साथ वो जो 3 जजेस वाला इश्यू था प्रोसीजर का, वो भी बैकफायर्ड। बट उनकी नीयत अच्छी थी, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इट्स नॉट नीयत, इट्स पावर प्ले। ठीक, मुझे इससे इस बात का भी जवाब मिल गया कि पाकिस्तान का जो कल्चर है वो वजह बना, वरना इंडिया में भी और इंटरनेशनली भी हम देखते हैं कि ब्रॉडकास्ट किया जाता है अदालती कार्रवाइयों को, लेकिन आपने कहा ये पाकिस्तान है जिसकी वजह से ये बैकफायर हुआ। अगर सेठी साहब, अगर हम काजी फायज ईसा साहब के चैप्टर को यहाँ क्लोज करना चाहें तो ये चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी एक जज साहब को रिटायरमेंट के बाद एक ओहदा दिया था, काजी फायज ईसा साहब भी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सकते हैं रिटायरमेंट के बाद? मेरा ख्याल है काजी साहब की एक्सपेक्टेशन थी दैट ही वुड स्टे ऑन फॉर द नेक्स्ट बैलेंस ऑफ द 3 years, मगर ऐसे नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ मुमकिन है कि काजी साहब को कुछ और ओहदा मिल जाए। आई कांट से क्या होगा या क्या नहीं होगा, मगर आई थिंक ये मुमकिन है। वो और बात है कि अगर वो एक्सेप्ट करें या ना करें, मगर ये शायद इस किस्म की कोई पेशन गोई करने से परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि भुट्टो साहब ने, बिलावल ने जिस किस्म की बातें की हैं, तारीफ की है, और भी गवर्नमेंट के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर लोगों ने तारीफ की है। सो क्लियरली आई थिंक देयर इज अ डेट दैट इज ओव्ड टू काजी साहब। नहीं तो ये जो 6, 7, 8 जजेस हैं, they were going to run away with the Supreme Court in a highly politicized manner, and I think that was not needed at this stage. सेठ साहब, आज जब ये एजाज़ में तकरीब जारी थी तो जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस काजी फायज ईसा दोनों ने तकारीर की, और जो याहिया अफरीदी साहब ने गुस्से के बारे में बताया काजी फायज ईसा साहब के, वो तो चलें, अब एक माजी की बहस हो गई, लेकिन याहिया अफरीदी साहब के बारे में ये रिमार्क्स थे काजी फायज ईसा साहब के कि लोग हमें तो समझ गए लेकिन नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को कोई नहीं समझ पाया। अब मेरा अगला सवाल इससे जुड़ा है कि जो तफरीक अभी तक बहुत नुमायाँ हुई, या आने वाले चीफ जस्टिस उस पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे, और वो जजेस जो आज शरीक नहीं हुए अलविदाई रेफरेंस में, वो कल हल्फ बर्दारी में दिखाई देंगे? मेरा ख्याल है वो कल हल्फ बर्दारी में नजर आएंगे, बिकॉज उनके इंटरेस्ट में भी ये है कि नए चीफ जस्टिस के साथ उन्होंने काम करना है, और नए चीफ जस्टिस ना गवर्नमेंट के आदमी है ना इन जजेस के आदमी, ही इज हिज ओन मैन। उनकी सारी जजमेंट्स ही इस किस्म की हैं, वो अपनी एक सोच रखते हैं। अलबत्ता वो एक चेंबर में रहे हैं जहाँ मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब भी थे, सो दोस्तियां भी हैं, और कोई ऐसा अख्तर मिनल्ला साहब, सॉरी नॉट मुनीब अख्तर, तो वो तो बरकरार रहेंगी, एंड ही इज अ डिसेंट मैन, एंड आई थिंक इसीलिए दे विल ऑल गो टू हिज रेफरेंस दो ही इज स्वेयरिंग इन टुमारो, बट इट विल बी अ वेरी स्टॉर्मी चीफ जस्टिसशिप। बहुत से इश्यूज खड़े हो गए हैं, और याहिया अफरीदी साहब को बड़े तरीके के साथ चलना पड़ेगा, जिसमें पार्लियामेंट भी डिस्टेबलाइज ना हो, गवर्नमेंट भी डिस्टेबलाइज ना हो, और ये जो सारे जजेस हैं इनको भी किसी तरीके के साथ विद इन द फोल्ड लाया जाए, एंड ताकि ये हस्ब मामूल वी कैन गो बैक टू बीइंग ए न्यूट्रल, ए पॉलिटिकल जुडिशरी।
इट्स गोइंग टू बी अ टफ टास्क, मगर देयर इज नो चॉइस, ये करना पड़ेगा, इनको साथ लाना पड़ेगा। नहीं लाएंगे तो और बदमज़गी होगी, और इख्तलाफ होंगे, और पब्लिक के अंदर, जैसे कहते हैं ना, दे विल वॉश देयर डर्टी लिनेन इन पब्लिक, एंड दैट्स नॉट नीडेड एट दिस टाइम। जो एक और शुनीद है वो 27वीं आईनी तरमीम की है, और मुझे आपकी पेशगोइयाँ याद हैं कि आपने ये कहा था कि मरहलावार ये चीज़, ये प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा। सिट साहब, अभी तक की हिकमत अमली से तो ऐसे दिखाई देता है कि गवर्नमेंट के पास कार्ड्स हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तैयार है, होमवर्क हुकूमत कर चुकी है। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत तेल देखो तेल की धार देखो उसके मुताबिक मसले से निमट रही है और हुकूमत की तैयारी पूरी है, प्रीएम्प्टिव मेजर्स हैं हुकूमत के पास, या ये रिस्पॉन्स देख के एक्ट कर रही है? 27वीं आईनी तरमीम में हुकूमत क्या लाएगी? देखिए, अभी तो बहुत से इश्यूज हैं जो रह गए हैं, जो कि पहले ड्राफ्ट्स में थे। फौजी अदालतों का मसला, फॉर एग्जांपल। तो इसी तरीके के साथ और भी इश्यूज हैं जो वो ला सकते थे, नहीं लाए वो, बिकॉज उसके ऊपर बहुत से डिसएग्रीमेंट्स होनी थी। अब फॉर एग्जांपल मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा है कि वो फौजी अदालतें जो हैं उसको नहीं सपोर्ट करेंगे, एक। दूसरा ये भी कहा है कि अगर कोई नई तरमीम लाने की कोशिश करते हैं तो वो बड़े मोहतात होंगे, और शुड नॉट बी टेकन फॉर गारंटीड कि वो उसका हिस्सा बनेंगे। मगर इसीलिए जब तक ये मामले क्लियर नहीं होते, और खसूसन एक मामला है वो रिजर्व सीट्स वाला, अगर तो अब इस सूरत में वो रिजर्व सीट्स जो है इलेक्शन कमीशन ये फैसला करती है और वो दे देती है गवर्नमेंट को, तो फिर कि ये जाहिर है चैलेंज तो होगा, और चैलेंज जब होगा तो फिर वो एक किस्म का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही बनेगा ना उसके लिए। तो मेरा ख्याल है वहां फिर गवर्नमेंट जो है उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वहां दे विल हैव देयर वे। तो इसका ये मतलब है कि फिर मौलाना की भी उस किस्म की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट ने पहला वो कदम उठाया जिसके साथ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दिए हैं और उसमें अपना हाथ थोड़ा सा हाथ हैवी रखा है। अगली स्टेज में ये होगा कि अब बाकी चीज़ें जो करवानी है उसके तहत फिर वो करवाएंगे, मौलाना आते हैं या नहीं आते। अच्छा, इस सारे शोरगुल में हम मिस कर गए थे जो बात, वो मखसूस नशिस्तों का फैसला था जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी आना है। सेठी साहब ने अच्छा याद करवाया, इसका मतलब है पिक्चर अभी बाकी है और मौलाना के गुस्से की भी हमें कुछ कुछ वजह समझ आ रही है। वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। बुशरा बीबी की रिहाई के बाद जो चहमगोइयाँ हो रही हैं, कयासारियाँ की जा रही हैं, उनमें तक़वियत इस बात से भी आ गई कि अलीमा खान साहिबा और उज़मा खान साहिबा को भी रिहा कर दिया गया है। ATC ने उनकी ज़मानत मंजूर की थी और डिस्ट्रिक्ट जेल जहलम से उन्हें रिहा कर दिया गया। अचंभे की बात यह है कि उन्हें दोबारा किसी केस में अरेस्ट नहीं किया गया, जैसे कि रिवायत चली आ रही है। बुशरा बीबी के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ। अब इन रिहाइयों को लेकर फैसल वावडा साहब क्या फरमा रहे हैं वो सुने। बहुत कुछ कह गए फैसल वावडा साहब, लेकिन सेठ साहब आप हमें बताएं ये रिहाइयाँ क्यों हो रही हैं? माइनस इमरान खान का क्या मतलब है? देखिए, कल के प्रोग्राम में मैंने बताया था आपको कि रिहाई हुई है ताकि जो है इमरान खान के साथ को बातचीत कर सके और इमरान खान को कुछ समझाया जाए, क्योंकि वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो गंडापुर साहब ने कोशिश की थी, मगर वो कमज़ोर हैं, उनके पास वो है, उनकी हैसियत वो नहीं है। इसलिए ये सोचा गया कि बुशरा बीबी को इस्तेमाल करना चाहिए। कल मैंने आपको बताया था जी, ये कि क्या वजह है कि बुशरा बीबी मान गई हैं ये बात। तो अब बात यह है कि फैसल वावडा सही कह रहे हैं। इसलिए अब लोगों को बात पसंद आए या ना पसंद आए, PTI तो पहले ही नज़र आ रहा था कि डिवाइडेड है और बड़े ईगो प्रॉब्लम्स हैं और बड़े डिविजन्स हो चुकी हैं। आज जो हमने सुना कि फवाद चौधरी के भाई फैसल को इन्होंने अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में से निकाल दिया है, उस पर शक करते हैं कि वो इमरान खान को मिले हैं और क्यों मिले हैं जाके, और इन बाकी लोगों को क्यों नहीं इजाज़त मिली मिलने की, उनको कैसे मिल गई। और फिर फवाद का जो अपना रोल रहा है जिसके ऊपर उन्होंने फवाद को भी निकाला हुआ है PTI वालों ने, वो भी घूम रहे हैं इधर उधर। तो अब ये जो चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर एक नया ड्रामा शुरू हो गया कि अब बुशरा बीबी ने भी कोई रोल अदा करना है, और वो चली गई है सीधी KP और जाके वहाँ चीफ मिनिस्टर के घर में ठहर गई है और कहती है वहीं रहेंगी वो। तो जाहिर है कि अब एक ग्रुप, पावरफुल ग्रुप वो होगा बुशरा बीबी का एंड गड्ढावाला साहब का एक तरफ, और उनके साथ वो वकला हजरात जो कि
सपोर्ट करते हैं इनको। दूसरी तरफ इसमें कोई शक नहीं है कि एक सेक्शन ऑफ दी वकला हजरात जो है वो बहनों को सपोर्ट करते हैं, मगर ये भी पता सबको कि बहनों की और बुशरा बीबी की लगती नहीं है। तो ये तो क्लियर कट। अब वो देखिए, मैं समझता हूँ कि सिनिकल व्यू ये है कि अब लोगों की लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं कि इमरान खान के बाद कौन इस पार्टी को लीड करेगा। क्योंकि ये शायद एहसास हो गया कि इमरान खान साहब अभी रिहा नहीं हो रहे और पार्टी को चलाना है, तो कौन लीड करेगा। इस वक्त तो समझ नहीं आ रही थी कौन लीड करेगा। कभी गंडापुर साहब की बात सुनी जाती थी, कभी किसी और की, फिर वो जो जो पार्लियामेंट के अंदर जिन लोगों को इमरान खान ने अपॉइंट किया था, उमर अयूब साहब, वो भी छोड़ छूट गए, कुछ समझ नहीं आ रही। फिर ये जैन कुरैशी वाली बात चल रही है कि जी वो शाह महमूद कुरैशी साहब की भी अब बेल होने वाली है, और फिर ये फैसल और फवाद का मसला है। तो मैं ये समझता हूँ कि आगे डेफिनेटली एक ग्रुप बनेगा। अच्छा। जो ग्रुप जाके दो ग्रुप्स बनेंगे। एक वो जो कि इमरान खान को समझाने की कोशिश करेगा कि पार्टीज इन अ बैड वे, आपने जो ये जंग लड़ी हुई है, वी आर नॉट गोइंग टू विन इट, थोड़ी सी नेगोशिएशन की इजाजत मिलनी चाहिए, लेट अस ट्राई एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर योर रिलीज, और आप भी थोड़ा अपने कदम पीछे हटाएं। एक तरफ। दूसरी तरफ ये कि फॉरवर्ड ब्लॉक जरूर बनेगा। मैं समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब को समझ आ गई है कि उनको उनका किसी ने ख्याल नहीं किया, और वो भी, उनको भी बेल मिल जाएगी, ये सही कह रहे हैं। और वो जीरक शख्स की जो बात करते हैं जी, मेरा ख्याल है दैट शाह महमूद कुरैशी, और वो मेरा ख्याल है विद इन द नेक्स्ट 15-20-30 डेज वो भी, उनकी भी बेल हो जाएगी, वो भी आ जाएंगे बाहर। और फिर देखिए बहुत सी बातें हैं रिगार्डिंग द साइफर एंड थिंग्स लाइक दैट। अब पता नहीं उसमें से क्या है और क्या नहीं है, मगर असली बात बड़ी इंटरेस्टिंग एक है। वो ये है कि अभी तक जनरल फैज हमीद की ट्रायल मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुई। जी, ये बहुत अहम सवाल है जिसका ताल्लुक इन सब चीजों के साथ है। वो ये इसलिए नहीं शुरू हुई कि अगर एक दफा वो शुरू हो गई तो फिर बहुत सी बात निकलेगी और खान साहब बिल्कुल फंस जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, और हुकूमत को भी मजबूरी होगी कि उनको मिलिट्री ट्रायल में लाया जाए, जो कि अदलिया जिसको पसंद नहीं करेगी, और बार एंड बेंच में बहुत बड़ी एहतजाज होगा उसका। तो ये अभी वहां जाना नहीं चाह रहे, ये चाह रहे हैं कि उसको रोका जाए अभी, जब तक खान साहब का मसला हल नहीं होता। और खान साहब को समझाने की कोशिश की जा रही है कि इफ यू वांट टू स्टे इन पॉलिटिक्स, तो ये जो आपने अग्रेसिव पॉलिसी इख्तियार की हुई है विज़-विज़ गवर्नमेंट एंड, इसको छोड़ दे, लिव एंड लेट लिव। स्टे, आपको जेल में रहना पड़ेगा कुछ अर्सा, बहुत से आपके से पहले भी सियासतदान जेलें काटी है उन्होंने, आखिर में कॉम्प्रोमाइज होके उनको भी मौका मिला है टू फाइट द इलेक्शन। मेरा ख्याल है खान साहब को ये कहा जाएगा कि अगर आपने सियासत में रहना है और अगली इलेक्शन लड़नी है और आपका ख्याल है आप जीत रहे हैं, तो हम फैसिलिटेट करेंगे उस बात को, मगर मगर उस वक्त तक इस हुकूमत को आपने चलने देना है, और अगर आप इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे फिर वी विल हैव नो ऑप्शन बट टू प्रोसीड अगेंस्ट यू। इसीलिए अभी तक इस अमेंडमेंट के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स और मिलिट्री ट्रायल्स की बात नहीं हुई, इसीलिए अभी तक जनरल फैज हमीद के ऊपर मार्शल मिलिट्री कोर्ट ट्रायल शुरू नहीं हुई। आप समझ रहे हैं। इसीलिए अब इसीलिए अब बुशरा बीबी को भी निकाला बाहर कि आप जाके समझाएं खान को, नहीं तो ये सारी चीजें इंतजार में हम बैठे हुए हैं, अगर वो नहीं समझेंगे तो ये सारी चीजें होंगी। और अगर शाह महमूद कुरैशी कोऑपरेट करते हैं तो ये साइफर वाली केस तो बिल्कुल खान साहब के गले पड़ जाएगा। आप समझे। तो मेरा ख्याल है एक तरफ गवर्नमेंट अपने हथियार तैयार कर रही कि जी ये हमारे पास है, ये हम इकट्ठा करने जा रहे हैं। डिविजन्स पीटीआई में ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो एक आखिरी अटेम्प्ट हो रही है कि खान साहब को थोड़ा सा ठंडा किया जाए, न्यूट्रल किया जाए, बयानबाजी बंद की जाए, और ये पीटीआई जो है इसका जो एहतजाजी नजरिया है आइडियोलॉजिकल, उसको जरा डाइल्यूट किया जाए ताकि ये गंद ना डाल सके, डिस्टेबलाइज ना कर सके। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग जो कि थोड़े से ज्यादा आजकल आइडियोलॉजिकल हुए हैं, उनको
ईज आउट कर दिया जाएगा। और जो रियलिस्टिक प्रेगमेटिक पॉलिटिशियंस हैं पीटीआई के अंदर, जो मैं समझता हूँ मेजोरिटी हैं, लेड बाय गड्डापुर साहब, दे विल बी स्ट्रेंथेंड एंड आई थिंक बुशरा बीबी की रिलीज इज लिंक्ड टू ऑल दिस। ठीक है, तो ये है मुहर्रिकात इन रहाइयों के पीछे और ये है मकासद। यानी इससे हम ये ना समझें कि कोई क़यादत की तब्दीलियां हो सकती हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ये लिंक नहीं है। मैंडेट यही है कि इमरान खान साहब को कन्विंस किया जा सके, मोल्ड किया जा सके उन उमूर के लिए जिनमें हुकूमत या रियासत उनका ताउन चाहती है। सेठ साहब, एक बहुत अजीबोगरीब वाक़या आज हुआ जिस पर दोनों जो साइड्स हैं, फ़िरक़ैन हैं, वो क्लेम्स मुख्तलिफ कर रहे हैं। ये इस्लामाबाद में वाक़या होता है जहाँ 3 कैदी वैन्स बताई जा रही हैं जिन पर अटैक किया गया है। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी साहब के बकौल के कुछ मुसल्लह हमलावर आए और उन्होंने टायर बर्स्ट करने के बाद कैदियों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सारे कैदी वापस गिरफ्तार कर लिए गए और जिन्होंने हमला किया उनमें से भी 3-4 को गिरफ्तार कर लिया गया है और 4 पुलिस एहलकार जख्मी भी बताए जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ शेख वकास अकरम ये कह रहे हैं कि उनके कारकुनों की जमानत हो गई थी और उनको किसी और केस में गिरफ्तारी डालने के लिए ले जाया जा रहा था और ये काम एसएचओ तरनौल ने खुद किया है कि गाड़ी के शीशे तोड़ के ये कहा है कैदियों को बाहर खड़े होकर कि आप भागने की कोशिश करें। अली अमीन गंडापुर साहब भी कुछ ऐसे ही दावे कर रहे हैं और वो कह रहे हैं उनके पास फुटेजेस और वीडियोस भी हैं, जबकि दूसरी तरफ फुटेजेस गवर्नमेंट की साइड से भी रिलीज की जा रही हैं। अब मुझे आप बताएंगे कि ये वाकया, ये इतना मुतनाज़ वाकया, इतना एक मशकूक वाकया कैसे हुआ और इसके क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? देखिए, ये लोकल मसला है और वो लोकल मसला ये है कि ये जो कैदी थे इनके अंदर 2 किस्म के लोग थे। एक तो अफगान थे और एक जिनको रिक्रूट किया था टू क्रिएट डिस्टर्बेंसेस एंड वायलेंस, जिसकी एविडेंस पहले भी आ चुकी है। दूसरे के जो ऑफिशियल पुलिस के जो लोग थे उनको प्लेन क्लोथ्स के अंदर, केपी पुलिस के, उनको भी इंक्लूड किया गया था। तो ये बहुत बड़ा एक इशू था जो कि चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर आना था और ये गवर्नमेंट की तरफ से ये भी एक हथियार था कि चीफ मिनिस्टर को अंडर कंट्रोल रखने का, कि आपने ये किया है, ये केस भी बन सकता है आपके ऊपर और आप जरा ख्याल रखें। अच्छा। तो वो मेरा ख्याल है कि उधर से फिर ये कार्रवाई हुई कि किसी तरीके के साथ इनको भगाया जाए अफगान को यहाँ से और पुलिस वालों को। बाकी जो सियासी लोग हैं वो रह जाए, कोई इशू नहीं है, मगर जो हमारे पुलिस वाले हैं वो उनको निकाला जाए यहाँ से और जो अफगान है उनको निकाला जाए। अब कितनी हद तक ये कामयाब हुए हैं एनीवे आई डोंट नो, अभी तक खबरें आ रही हैं, मगर डेफिनेटली दिस इज लिंक टू दैट। ठीक है सेठी साहब, अब इसमें जो दोनों तरफ से वीडियोस आ रही हैं और जो क्लेम्स किए जा रहे हैं आने वाले वक्त में उसकी जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि जो कैदी ले जाए जा रहे थे, जिससे सेठी साहब ने इशारा किया, वो थे जो डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार किए गए। तो इससे बात समझने में आसानी होगी। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान की कौमी डिश तो चाहे जो भी हो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे एक मुस्तकिल डिश जो पकती है पाकिस्तान में वो है खिचड़ी, और कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ का बाज़ार गर्म रहता है। एक बार फिर नवाज शरीफ साहब जो कुछ अर्सा ठहरे हुए थे मुल्क में, वो रवाना हो गए हैं लंदन बजरिया दुबई, और उनकी दुबई रवानगी पर एक बार फिर कयास आराइयों का बाज़ार हो चुका है गर्म। और 27वीं आईनी तरमीम की तो शुनीद है, लेकिन 26वीं पास करवाने के बाद वो मुल्क से रवाना हो चुके हैं। और ऐसे में शायद मखसूस नशिस्तों का फैसला अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो जाए तो ये मसला तो नवाज शरीफ साहब की अदम मौजूदगी में भी हल हो जाएगा। बहरहाल उनके जाने पर उमर अयूब साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिर गए होंगे, इसीलिए वो लंदन जा रहे हैं। मीनवाइल वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत के पांव के नीचे से ज़मीन निकल रही है। जैसे ही ये सिट साहब 26वीं आईनी तरमीम पास होती है तो कौमी हुकूमत की आवाज़ें बुलंद हो जाती हैं। कोई कॉलम में लिखता है कि कहीं मीटिंग हुई है और उसमें आने वाले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी या कोई और हो सकते हैं, एक नया सेटअप तश्कील पा सकता है। मुझे आपसे ये जानना है कि नवाज शरीफ साहब लंदन कितना अरसा क़याम करेंगे और उनकी वापसी हो जाएगी? देखिए, मेरा इस वक्त कोई राब्ता नहीं है मियां साहब के साथ, मगर जो मेरी इतलात है वो ये है कि वो एक आध रात दुबई रहेंगे, फिर उसके बाद तो 2-3 दिन लंदन रहेंगे, फिर वो अमेरिका चले जाएंगे। अब मेरा शक है कि वो वाशिंगटन जाएंगे। अब जो कहना है वो यही है कि मियां साहब के एक बड़े करीबी दोस्त थे पुराने ज़माने में, जब वो उनकी वफ़ात हुई, वो वाशिंगटन में सबर्ब में रहते। जब उनकी वफ़ात हुई तो मियां साहब उस वक़्त जिला वतन थे और मूव नहीं कर सकते थे, तो इसलिए वो अफसोस के लिए
ताज़ियत के लिए नहीं जा सके। अच्छा। तो बहुत पुराना रिश्ता था मियाँ साहब का, तो इसलिए शायद वो जाएंगे वहाँ। मगर मसला ये है कि जैसे वो वॉशिंगटन पहुंचेंगे तो फिर कंस्पिरेसी थ्योरी शुरू हो जाएंगी। एक खुफिया मुलाकातें इनकी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की हुई हैं, नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं समझता हूँ ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। इट विल बी ए पर्सनल 2 डे 3 डे विजिट, 2 डे विजिट, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और उसके बाद वो वापस लंदन आएंगे, वहाँ थोड़ा अर्सा गुजारेंगे, अपने मेडिकल चेकअप वगैरह कराएंगे और फिर ही विल कम बैक टू पाकिस्तान। चलें, ये तो था नवाज शरीफ साहब का रूट और उनकी मसरूफियात क्या रह सकती हैं। अब सवाल आपके शामिल करेंगे, है तो बहुत से, वक्त बहुत कम है, तो ज़रा थोड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन आमिर अहमद साहब का टोरंटो से। सेठी साहब, इतने सारे जजेस जो अभी गुजरे हैं इफ्तिखार चौधरी के पास से लेकर ख़ास तौर पे बंदियाल तक और एजाजुल एहसन और इन सब की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इन लोगों ने पूरे मुल्क का जो निज़ाम है वो हिला के रखा हुआ था, पार्लियामेंट को बिल्कुल बेवकूफ़ बना दिया था। तो अब इनके पास मौका आया है कि वो इस किस्म की कानून साजी करे कि इन लोगों को अकाउंटेबल ठहराया जाए और इनसे पूछा जाए कि इन्होंने ये क्या किया है। इनकी इकदाम की वजह से रेकोटिक का मामला हम आलमी अदालत में चले गए और हम बाल बाल बचे वहाँ से। ऑरेंज ट्रेन की जो कॉस्ट है वो डबल ट्रिपल हो गई स्टे ऑर्डर की वजह से। और इसके अलावा कितने सारे ऐसे इनके गलत गैर आईनी फैसले थे कि जिसकी वजह से मुल्क जो है ना वो स्टैंड स्टिल है पिछले 10 सालों से। जितने भी इनको प्रिविलेजेस और पर्क्स मिले हैं रिटायरमेंट के बाद वो उनसे वापस लिए जाने चाहिए और मैं तो कहता हूँ उन लोगों को सजा दी जानी चाहिए। तो क्या इसके हवाले से कोई कानून साजी हो रही है? कोई आगे हम तवक्को करें कि इन लोगों से सवाल किया जाएगा? नहीं, इनसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। ना जज से सवाल होते हैं ना जजेस के सवाल होते हैं। तो एक आध ब्यूरोक्रेट के ऊपर हो जाते हैं, सियासतदानों के ऊपर ही नजला गिरता है। मगर ये आपका सजेशन कि जिन लोगों ने वाज़े तौर पे बहुत नुकसान पहुंचाया मईशत को, आप उनके सियासी फैसले छोड़ दें, मगर मईशत के ऊपर जो इस किस्म की जजमेंट्स हुई हैं, मेरा ख्याल है उसके ऊपर नज़रसानी होनी चाहिए कि ये इनकी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है जजेस की, और ये बैठ के मेजर फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर जजमेंट्स देते हैं और कोई एक्सपर्ट एडवाइस भी सही किस्म की नहीं लेते, एंड दे थिंक दे नो इट ऑल। मेरा ख्याल है इस किस्म की तरमीम होनी चाहिए। वेटीज क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बिजनेस, मैनेजमेंट, जिसके ऊपर इनकी एक्सपर्टीज नहीं है, तो दे शुड बी अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स that they should be asked to consult before they give such judgments. Baki theek hai, once they've heard all the cases, all the arguments for and against, they can give a judgment. But ये कि advice के बगैर ये बैठ के they hold forth, जितना नुकसान हुआ है वो आपने उसकी तो निशानदेही दिखी है, और भी बहुत नुकसान हुए हैं जिस किस्म के ये फैसले करते हैं। और ये जो सारा सिलसिला है स्टेज देने का, कानून के मुताबिक 6 माह से ज्यादा स्टे नहीं रहती, यहाँ तो सालों स्टेज रहती है और फैसले नहीं होते क्योंकि टाइम नहीं होता जजेस के पास फैसला करने का। बहुत से ऐसे बिजनेस के और इकोनॉमिक इश्यूज हैं जो फंसे हुए हैं, मगर कोई फैसले नहीं हो रहे, और अगर फैसले होते भी हैं दे आर इल थॉट आउट, इल कंसिडर्ड। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की अमेंडमेंट जरूर होनी चाहिए, इस किस्म के कानून होने चाहिए कि कम से कम जो बिजनेस रिलेटेड फैसले हैं, अगर आपने पॉलिटिकल रिलेटेड फैसले के जरिए तो अब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बना दिए, तो अब आप कोई फाइनेंस एंड बिजनेस रिलेटेड फैसले के लिए भी कोई इस किस्म की कोई इक़दामात करें, कोई अमेंडमेंट्स करें। अच्छा सेठ साहब, जैसे आपने कहा कि इकोनॉमी रिलेटेड मामलात के ऊपर गौर करना चाहिए और सेंसिटिव रहना चाहिए उनसे रिलेटेड, क्योंकि इस मुल्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इकोनॉमी है। जो अमेंडमेंट्स अब आई हैं वो ये कहती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म और कैबिनेट के एडवाइस पर होने वाले फैसलों को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा और कोई अदालत या अथॉरिटी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगी। क्या इन अ वे ये हुकूमत रास्ता रोक रही है इकोनॉमी रिलेटेड इशूज़ के अदालत जाने का? नहीं, दो सेपरेट इश्यूज हैं। कैबिनेट के फैसले विल ऑलवेज बी चैलेंज्ड एंड शुड बी चैलेंज्ड। कभी कभी गलत फैसले करते हैं और कभी कभी घपले भी होते हैं, और तो दो दे शुड बी ओपन टू चैलेंज। बट ये है कि जब चैलेंज होता है तो जब जजेस उसके ऊपर फैसला करते हैं तो वो कंसिडर्ड फैसला होना चाहिए, विम्सिकल और आर्बिट्ररी फैसला नहीं होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। कैबिनेट फैसला करती है कि जी वीट की एक्सपोर्ट करनी, और कोई चैलेंज कर देता है और अदालत कहती है जी वीट की एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। तो ये गलत है ना, अदालत को क्या पता इसके कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है। मगर इसके बावजूद
ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट भी घपले करती है ना, करप्शन होती है गवर्नमेंट के अंदर भी, कि जी वो खोल देते हैं थोड़ी देर के लिए और कोई बंदा अपने 4 पैसे बना ले उसमें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये भी तो हुआ है ना हमारे मुल्क में जी, हुआ तो है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कि जी गवर्नमेंट के जो फैसले वो चैलेंज ना हो, ये नहीं चलेगा। ये चैलेंज भी होगा और ये उड़ भी जाएगा। दूसरा ये कि क्या अदालतें जो हैं दे शुड बी गाइडेड एंड एडवाइज्ड बाय एक्सपर्ट्स, दैट इज नेसेसरी। तो मेरा ख्याल है जैसे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स किए हैं, दे शुड आल्सो हैव कमर्शियल और बिजनेस कोर्ट्स। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि जो ट्रिकी मामले हैं रिगार्डिंग बिजनेस एंड फाइनेंस या एफबीआर के साथ जिनका ताल्लुक है या टैक्सेस के साथ जिनका ताल्लुक है, दे शुड हैव सम एडवाइस ऑन दैट। ठीक है, ये है लॉजिकल अप्रोच टुवर्ड्स दैट प्रॉब्लम। इस तरह के इशू को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। काशिफ साहब लाहौर से, नुमान दुबई से, उस्मान लाहौर से, इसके अलावा सैयद असद महमूद साहब, आपके सवाल भी हम ऐड करना चाह रहे थे लेकिन आने वाले प्रोग्राम्स का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। आप अपने सवाल भेजते रहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।